Hello students, a very good morning to all of you and I hope all of you are doing your revision work regularly. So students, as you know, your UT will be coming soon. आपके UT start हो रहे हैं and I hope आप सभी revision कर रहे होंगे. So मैंने आपको पहले भी बोला था, if you have any confusion, you will ask. आप पूछ सकते हैं, आपको अगर कोई भी confusion है, कोई भी doubt है किसी chapter में, किसी question में, you have to ask freely. आपको बिना किसी हेजिटेशन के पूछना है अपने सब्जेक्ट टीचर से, बिकॉज जब तक आप समझेंगे नहीं तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा. ओके एंड जिस क्वेश्चन में डाउट है, अगर वही क्वेश्चन अगर आपका एग्जाम में आता है तो आप उसे नहीं कर पाएंगे. ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर योर ऑल डाउट्स, आप डू योर रिविजन. ओके तो सीरियसली आप अपना फोकस रखिए अपने रिविजन वर्क पर एंड यू हैव टू अचीव गुड मार्क्स. ओके सो today we will revise the part first NCERT question answer lesson second, third and fourth. If possible, we will discuss all the questions. Okay. So first question is highest population in which continent? किस कॉन्टिनेंट में हाईएस्ट पॉपुलेशन है? सो अगर हम देखें कि चाइना एंड इंडिया मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज हैं, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन चाइना में, देन उसके बाद में इंडिया में. तो ये कौन से कॉन्टिनेंट में? कि एशिया में है. बट ऐसा नहीं है कि ये जिस कॉन्टिनेंट में है वहीं पर पॉपुलेशन ग्रोथ ज्यादा है. सो अफ्रीका इज द कॉन्टिनेंट वेयर द पॉपुलेशन ग्रोथ इज वेरी हाई. बहुत ज्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में. ओके नेक्स्ट इज पुश फैक्टर एंड पुल फैक्टर. आपको माइग्रेशन बताया गया था कि मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, चाहे किसी भी रीजन से कुछ लोग हैं उनका मूवमेंट हो रहा है, वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं एंड आ रहे हैं, उन्हें कहते हैं माइग्रेशन. ओके जब पीपल किसी कंट्री में आते हैं उसे इमिग्रेशन कहते हैं. ओके एंड जब किसी प्लेस को छोड़ करके वो जाते हैं तो उसे ई माइग्रेशन कहते हैं. तो ये इमिग्रेशन एंड ई माइग्रेशन किन फैक्टर्स की वजह से होता है? दैट आर पुश फैक्टर एंड पुल फैक्टर. पुश फैक्टर वो फैक्टर जो आपको वहां से जाने को मजबूर कर रहे हैं. एम्प्लॉयमेंट नहीं है, वाटर फैसिलिटी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो बहुत सारे फैक्टर है जो आपको पुश कर रहे हैं. ठीक है, या सोशल कंफ्लिक्ट होते हैं, वहां पर पीस नहीं है. दैट आर द पुश फैक्टर जो आपको पुश कर रहे हैं कि आप दूसरे प्लेस पर जाएं. एंड पुल फैक्टर इसी के अपोजिट, कि वहां पर वाटर अवेलेबिलिटी है, वहां पर जॉब एम्प्लॉयमेंट है, वहां पर एजुकेशन है बच्चों के लिए. ओके एंड वहां पर पीस है, वहां पर पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट है. मतलब आप ऐसी जगह पर जाना पसंद करेंगे जहां पर वो सारी चीजें हैं जिनको आप छोड़ करके पीछे आए, कि जिनकी वजह से आपने अपने पिछले प्लेस को छोड़ा है, वो सारी चीजें आपको वहां पर मिल रही है. सो दिस इज द पुश फैक्टर एंड पुल फैक्टर. ओके नेक्स्ट फैक्टर अफेक्टिंग पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन. पॉपुलेशन कहां पर ज्यादा होगी और कहां पर कम होगी, उसको कौन से फैक्टर्स उसको इफेक्ट करते हैं? दैट इज वाटर अवेलेबिलिटी. वाटर अवेलेबिलिटी अफेक्ट करेगी. उसके बाद में रिलीफ फीचर्स, उसके बाद में एग्रीकल्चर आप लिख सकते हैं, आप फर्टाइल लैंड लिख सकते हैं. उसके बाद में आप जॉब अपॉर्चुनिटीज लिख सकते हैं. ठीक है, उसके बाद में आप डेवलपमेंट लिख सकते हैं अगर वहां पर ज्यादा डेवलपमेंट है. अगर वहां की जो सोसाइटी है वो अच्छी है, पीसफुल है, तो आप उसमें सोशल रीजन भी लिख सकते हैं, सोशल एंड कल्चरल रीजन, डेवलपमेंट. हेल्थ फैसिलिटीज लिख सकते हैं, हेल्थ फैसिलिटीज. तो इनमें मैंने आपको भी मिक्स करके बताया है. अगर हमसे पूछा जाए कि फिजिकल फैक्टर कौन से हैं, फिजिकल फैक्टर कौन से, मतलब जो नेचर से रिलेटेड है, तो वाटर अवेलेबिलिटी आ जाएगा, उसमें रिलीफ फीचर आएगा आपका, एंड उसमें आपका प्लेन्स आ सकता है, माउंटेनियस एरियाज आ सकता है, कि ये फैक्टर्स है जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को इफेक्ट करते हैं. ओके नेक्स्ट इज वर्किंग एज. हमने एज स्ट्रक्चर पढ़ा है, एज स्ट्रक्चर ही बता देती हूँ मैं, उसमें वर्किंग एज भी इंक्लूड है. एज स्ट्रक्चर इज दैट इज 0 to 14 ईयर्स. इन्हें हम चिल्ड्रन ग्रुप बोलते हैं. ओके देन 15 to 59 को हम बोलते हैं वर्किंग ग्रुप, वर्किंग एज. एंड उसके बाद में 60 और अबाव को हम क्या कहते हैं? एडल्ट बोलते हैं या ओल्ड एज, ओल्ड पीपल.
ओल्ड एज पीपल या एडल्ट उनको इंक्लूड करेंगे। सो इसमें डिपेंडेंट है 0 to 14 एंड 60 और अबाउ। ये डिपेंड है किस पर? वर्किंग ग्रुप पर। ये इंडिपेंडेंट है। ये वर्किंग ग्रुप मतलब जो पैसे कमा रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, ये वर्किंग क्लास होती है। ओके, सो 15 to 59। नेक्स्ट इज हाईएस्ट सेक्स रेशियो एंड लोएस्ट। अब इसमें मेल फीमेल रेशियो क्या होता है? मेल एंड फीमेल रेशियो वैसे तो इक्वल होना चाहिए, लेकिन बहुत सी जगह पर फीमेल तो कम होते हैं लेकिन मेल ज्यादा होते हैं। ठीक है, यही हमारा मेल फीमेल रेशियो है कि मेल एंड फीमेल का जो रेशियो पता लगाना, उनमें कंपैरिजन करके कि मेल ज्यादा है या फीमेल। जब मेल ज्यादा हो और फीमेल कम हो, इसे हम कहेंगे लोएस्ट सेक्स रेशियो। ये ठीक नहीं है कि मेल ज्यादा है यानी फीमेल को ज्यादा प्रायोरिटी नहीं दी जा रही है। सो वर्ल्ड में यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ये जो कंट्री है यहां पर मेल फीमेल रेशियो है वो लोएस्ट है। रीजन, यहां पर मेल बहुत ज्यादा है, फीमेल बहुत कम है। इसके पीछे रीजन ये है कि यहाँ पे सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट ज्यादा है और डिफरेंट कंट्रीज से लोग यहाँ पर आकर के जॉब कर रहे हैं। मेल यहाँ पर आकर के जॉब कर रहे हैं, तो इसलिए मेल की पॉपुलेशन बढ़ गई है। इसलिए यहाँ का जो मेल फीमेल रेशियो है वो डिस्टर्ब हो गया है। किसकी बात करिए? यूनाइटेड अरब अमीरात की। इसमें लोएस्ट सेक्स रेशियो में आप ये लिखेंगे यूएई। जबकि हाईएस्ट मेल फीमेल रेशियो कहां पर है? लतीविया में। लतीविया में बहुत सारे मेल है वो काम करने के लिए दूसरी कंट्रीज में चले गए हैं, तो फीमेल की पॉपुलेशन बढ़ गई है, तो मेल फीमेल रेशियो भी क्या हो गया? हाईएस्ट हो गया। मतलब फीमेल बहुत ज्यादा है और मेल उसके कंपैरिजन में कम है, क्योंकि मेल है वो काम करने के लिए दूसरी कंट्रीज में गए हुए हैं, है ना। तो यहां पर जो सेक्स रेशियो है वो हाईएस्ट हो जाएगा। तो जब आपसे लोएस्ट पूछा जाए आप यूएई लिखेंगे एंड हाईएस्ट पूछा जाए आप लतीविया लिखेंगे। लतीविया। ओके, नेक्स्ट इज पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन का मतलब होता है मिक्सचर। तो पॉपुलेशन किस किस चीज का मिक्सचर है उसमें आप लिख सकते हैं एज स्ट्रक्चर, डिफरेंट एजेस मैंने आपको बताई थी अभी। एज स्ट्रक्चर का कॉम्पोजिशन है। अर्बन एंड रूरल पॉपुलेशन का, कुछ पॉपुलेशन अर्बन एरिया में रहती है, कुछ रूरल में रहती है। मेल फीमेल का कॉम्पोजिशन है, कुछ पॉपुलेशन मेल है, कुछ पॉपुलेशन फीमेल है। ओके, सो दीज आर द कॉम्पोजिशन। ये कॉम्पोजिशन है। एजुकेटेड अनएजुकेटेड लिख सकते हैं, एजुकेटेड अनएजुकेटेड, लिटरेट पीपल है, इलिटरेट पीपल भी है। एज स्ट्रक्चर लिख सकते हैं, वर्किंग ग्रुप है, कुछ एडल्ट्स हैं, कुछ चिल्ड्रन ग्रुप है, मेल एंड फीमेल लिख सकते हैं, एंड अर्बन एंड रूरल पॉपुलेशन लिख सकते हैं। तो एज कॉम्पोजिशन में आपने ये सारी चीजें लिखनी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है? ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग का ओवरऑल डेवलपमेंट होना। तो हम ह्यूमन डेवलपमेंट में ये नहीं है कि हमारे पास में पैसा ज्यादा तो हमारा डेवलपमेंट हो गया, बल्कि हमारे पास में और बाकी जो एजुकेशन हेल्थ फैसिलिटीज है वो सब इंक्लूड होनी चाहिए, तभी हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट होगा। ओके, सो ह्यूमन डेवलपमेंट को कंपेयर करने के लिए यूएनडीपी एंड वर्ल्ड बैंक के क्राइटेरिया अलग है। वर्ल्ड बैंक ओनली पर कैपिटल इनकम को इंक्लूड करता है, जबकि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनओ की ब्रांच है ये डिफरेंट कंट्रीज को कंपेयर करने के लिए एजुकेशन, हेल्थ एंड पर कैपिटा इनकम इन सबको यूज करती है, तीनों एस्पेक्ट्स को। ओके, नेक्स्ट इज पिलर्स ऑफ डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट के पिलर्स क्या हैं? इक्विटी, प्रोडक्टिविटी, कॉन्टिन्यूटी एंड एम्पावरमेंट। कि ह्यूमन डेवलपमेंट होगा कब? ह्यूमन डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट एक पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट थे महबूब उल हक एंड एक इंडियन इकोनॉमिस्ट थे अमर्त्य सेन। तो इन दोनों ने कॉन्सेप्ट दिया था ह्यूमन डेवलपमेंट का सबसे पहले कि ह्यूमन डेवलपमेंट में क्या क्या चीजें हम इंक्लूड करेंगे। सो पिलर्स, 4 पिलर्स ऑफ डेवलपमेंट कौन से हैं ये एक्सप्लेन करने को आ सकते हैं और 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है। सो दैट इज इक्विटी, प्रोडक्टिविटी, कॉन्टिन्यूटी एंड एम्पावरमेंट। इक्विटी मीन्स सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए, इक्विटी होनी चाहिए सोसाइटी में। प्रोडक्टिविटी, लोगों की प्रोडक्टिविटी होगी उतना ज्यादा डेवलपमेंट होगा किसी भी कंट्री का। प्रोडक्टिव वर्क कर रहे हैं, लेबर है उनमें, लेकिन उनकी पावर एफिशिएंसी ज्यादा नहीं है, मतलब ज्यादा वो काम नहीं कर पा रहे ज्यादा वर्किंग आवर तक,
जब वो लेबर जो हेल्दी हैं और वो लॉन्ग वर्किंग आवर्स तक काम कर रहे हैं तो वहां पर प्रोडक्टिविटी है वो ज्यादा होगी। कॉन्टिन्यूटी मीन्स एक जनरेशन को तो फायदा मिला है लेकिन दूसरे जनरेशन तक आते आते वो कंटिन्यूटी नहीं रही है। जैसे रिसोर्सेज की बात करें, कोल एंड पेट्रोलियम हमें मिल रहे हैं लेकिन हम उनका इतना अनलिमिटेडली यूज कर रहे हैं कि आगे जनरेशन तक वो बचेंगे ही नहीं। तो हमें तो मिल रहे हैं कोल पेट्रोलियम लेकिन हमारी जनरेशन को नहीं मिल रहे, तो वहां पर कंटिन्यूटी खत्म हो जाएगी। इसलिए हम यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट को फॉलो करते हैं। सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए। सस्टेनेबिलिटी मीन्स अगर एक जनरेशन को कोई प्रॉफिट मिल रहा है, एक जनरेशन के पास में कोई राइट्स हैं तो वो आगे भी दूसरी जनरेशन के पास में भी होने चाहिए। मीन्स एजुकेशन देखते हैं कि किसी सोसाइटी में जो गर्ल्स एजुकेशन है उसको रोक दिया जाता है तो वहां पर सस्टेनेबिलिटी नहीं है, कंटिन्यूटी नहीं है, क्योंकि आगे आने वाली जनरेशन है वो भी नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि पिछली जनरेशन नहीं पढ़ रही है। ओके, सो कंटिन्यूटी होनी चाहिए तब ह्यूमन डेवलपमेंट होगा। एंड एम्पावरमेंट, एम्पावरमेंट मीन्स इक्विटी के जैसा ही। एम्पावरमेंट मीन्स वो सेक्शन जो पीछे रह गए सोसाइटी में उनको सबके इक्वल लेके आना, उनको भी कुछ पावर देना, क्योंकि उन्हीं को पावर की जरूरत है। जो रिच पीपल है उनके पास तो ऑलरेडी पावर्स हैं, तो जो पुअर पीपल हैं या जो वुमेन हैं जो जिनको पास्ट में कोई राइट नहीं था उनको भी कुछ राइट देना, उनको भी कुछ पावर देना, दैट इज द एम्पावरमेंट। तब ये चारों चीजें होंगी, चारों फैक्टर होंगे तभी ह्यूमन डेवलपमेंट हो पाएगा। ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए जो HDI है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, उसमें जो रैंकिंग है वो 0 to 1 दी जाती है, मतलब 0 से 1 तक दी जाती है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। ऐसे ही इंडिया ने भी अपना ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स तैयार किया है जिसमें एजुकेशन, हेल्थ एंड पर कैपिटल इनकम को लेकर के डिफरेंट स्टेट्स हैं उनको क्लासिफाई किया गया है। नेक्स्ट इज फैक्टर ऑफ पॉपुलेशन चेंज। पॉपुलेशन चेंज किन किन फैक्टर्स की वजह से होती है? सो फर्स्ट वन इज डेथ रेट, second one is birth rate and the third one is migration. So death rate, birth rate and migration, these are the three component of population change. What is death rate? The number of deaths in comparison to 1000 persons को अगर हम कंपैरिजन करें 1000 पॉपुलेशन को तो उनमें उसके कंपेयर में कितने लोगों की डेथ हुई है, दैट इज द डेथ रेट। एंड नंबर ऑफ लाइव बर्थ ऑन 1000 पीपल, 1000 पीपल पर नंबर ऑफ लाइव बर्थ है वो, दैट इज द बर्थ रेट। एंड मूवमेंट ऑफ पीपल, माइग्रेशन, अगर किसी कंट्री से लोग आ रहे हैं हमारी कंट्री में तो हम उनको ऐड कर लेते हैं, जबकि हमारी कंट्री से कुछ लोग दूसरी कंट्री में चले जाते हैं तो हम उनको माइनस कर लेते हैं। तो इस तरह से हम पॉपुलेशन चेंज निकालते हैं किसी भी कंट्री का। सो पॉपुलेशन चेंज के 3 कंपोनेंट कौन से हैं? डेथ रेट, बर्थ रेट एंड माइग्रेशन। सो यूएनडीपी ने जो क्राइटेरिया यूज करे ह्यूमन डेवलपमेंट के, दैट इज एजुकेशन, हेल्थ एंड PCI, पर कैपिटल इनकम। तो एजुकेशन में लिटरेसी रेट, साक्षरता दर, लिटरेसी रेट क्या होता है? 0 to 7 एज के जितने भी लोग हैं जिनको कोई भी एक लैंग्वेज बोलनी, पढ़नी और लिखनी आती है अंडरस्टैंडिंग के साथ में, दे आर द लिटरेट, वो लिटरेट है। इंडिया में केरला में सबसे ज्यादा लिटरेसी है, सबसे कम है बिहार में। ओके, सो लिटरेसी रेट इंक्लूड करते हैं इसमें हम नेट अटेंडेंस रेशियो। नेट अटेंडेंस रेशियो क्या होता है? मीन्स जितने एक पर्टिकुलर एज के जितने बच्चे हैं उतने बच्चों में से कितने बच्चों का एडमिशन स्कूल में है, मीन्स कितने बच्चों का नाम स्कूल में चल रहा है, दैट इज द नेट अटेंडेंस रेशियो। ओके, उसके बाद में आता है हेल्थ। हेल्थ में क्या देखा जाता है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी मीन्स हमारी कंट्री में लोगों की मैक्सिमम एज क्या होती है, मतलब हम क्या एज्यूम करते हैं कि कितनी एज होने तक इंसान जिंदा रहेगा। ओके, सो ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, मतलब जिस कंट्री में हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी होती है उसमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी ज्यादा होती है। एंड नेक्स्ट इज IMR, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट शिशु मृत्यु दर। जिस कंट्री में हेल्थ फैसिलिटी ज्यादा होगी वहां पर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम होनी चाहिए। ओके, क्योंकि जब बच्चा बॉर्न होता है उसको अगर तभी हमने मेडिकल फैसिलिटीज दे दी तो वो सर्वाइव कर पाएगा। मतलब 1 साल का होने से पहले अगर बच्चे की डेथ हो जाती है उसको हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में काउंट करते हैं, तो जो कि नहीं होना चाहिए। इसलिए इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए कम होनी चाहिए।
ओके, एंड नेक्स्ट इज पर कैपिटल इनकम। कई जगह पर इसे एक्सेस टू रिसोर्सेज भी लिखा हुआ होता है कि रिसोर्सेज तक पहुंचना। रिसोर्स कोई भी वो चीज है जिसको हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम रिसोर्सेज अगर हमारे पास में हैं, इट मीन्स हमारे पास में पैसा है, पर कैपिटल इनकम है। तो ये कैसे निकाले जाती है पर कैपिटल इनकम? जो टोटल इनकम है किसी भी कंट्री की उसको डिवाइड कर दे जब हम टोटल पॉपुलेशन से, वी गेट द पर कैपिटल इनकम, हमें पर कैपिटल इनकम मिल जाएगी। तो दीज आर द 3 फैक्टर दैट इज यूज्ड बाय द यूएनडीपी। एचडीआई बनाने के लिए, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बनाने के लिए यूएनडीपी 3 क्राइटेरिया यूज करता है, एजुकेशन, हेल्थ एंड पर कैपिटल इनकम। ओके, सो स्टूडेंट्स दीज आर द क्वेश्चंस फॉर टुडे। आप ये क्वेश्चन सही राइट करेंगे अपनी रफ नोटबुक में एंड इन्हें रिवाइज भी करेंगे। ओके, और अगर आपको कोई डाउट है किसी भी क्वेश्चन में या किसी भी टॉपिक में, किसी भी चैप्टर के, यू विल आस्क, आप पूछेंगे उसे। ओके, सो डू योर रिविजन वर्क सीरियसली। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।